हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के ब्रदर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन पार्ट 2 है। जो इससे 50 महत्वपूर्ण सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और 20 से अधिक सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सभी 50 प्रश्नों का अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में कितने जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है में कितने जनक भाग लेते हैं। 4, 2, 3, 1। तो एक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1। अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से किसके समान होती है। दोनों जनक कोशिका के किसी के भी नहीं, अन्य प्रजाति के। जो दो का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, जनक की कोशिका के समान होती है। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है क्या कहलाती है। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, जीन म्यूटेशन, प्लेज्मोलिसिस। तो 3 का राइट आंसर है, तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरियोकाइनेसिस। अगला प्रश्न, कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, द्विखंडन, बहुखंडन। जो कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनेसिस। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है अलैंगिक की विधि जिसमें एकल जनक 2 या 2 से अधिक संततियों में विभाजित होता है क्या कहलाती है। मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, विखंडन, अपखंडन। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है विखंडन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। 4, 3, 1, 3, 2। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है तो विखंडन के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। मुकुलन और बीजाणुजनन, द्विखंडन, बहुखंडन, पुटी भवन, अपखंडन, कायिक प्रवर्धन और जैविक से निर्माण। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन यह विखंडन का एक प्रकार है, द्विखंडन बहुखंडन का प्रकार है। अगला प्रश्न, 8, द्विखंडन में जो जनक कोशिका कितने समान भागों में विभाजित होती है। 2, 4, 3, कई। तो 8 का राइट आंसर है जो द्विखंडन विधि में जो जनक कोशिका होती है 2 समान भागों में विभाजित होती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है। प्लाज्मोडियम परजीवी, यीस्ट, अमीबा, हाइड्रा। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में द्विखंडन विधि पाया जाता है। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है पैरामीशियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है। पुटी भवन, बहुखंडन, द्विखंडन, बीजाणुजनन। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रेना, क्लेमाइडोमोनास। इनमें जो है द्विखंडन विधि पाई जाती है। अगला प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न है तो बहुविखंडन में जनक कोशिका विभाजित होकर कितने जीवों का निर्माण करती है। केवल दो समान भागों में केवल एक नया जीव बनाता है, कई भागों में केवल 3 भागों में। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कई भागों में विभाजित होकर कई संतति का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है जो बहुविखंडन का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है। बहुविखंडन का यूग्रीना, प्लाज्मोडियम परजीवी, पैरामीशियम, स्पायरोगैरा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुखंडन का जो प्रमुख उदाहरण है प्लाज्मोडियम परजीवी, एक मलेरिया रोग का वाहक होता है। अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है प्लाज्मोडियम परजीवी में जो जनक की कौन सी विधि पाई जाती है। प्लाज्मोडियम परजीवी में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, अपखंडन। जो प्लाज्मोडियम परजीवी में है तो बहुखंडन पाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुखंडन। अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जो केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस के बाद कौन सा विभाजन होता है। जो कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक विभाजन के बाद कौन सा विभाजन होता है। कोशिका झिल्ली का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन, डीएनए का द्विगुण, पुटी भवन। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव का विभाजन। अगला प्रश्न,
15 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधियों में सूची में मुकुलन के बाद कौन सी विधि का नाम आता है? विखंडन, पुटिवन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन। तो 15 का राइट आंसर है 15 का राइट आंसर है 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कायिक प्रवर्धन। अगला प्रश्न 16 नंबर, बीजाणु जनन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? जो बीजाणु जनन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? लैंगिक जनन, द्विखंडन, अलैंगिक जनन, युग्मक। जो बीजाणु जनन है ये किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो 16 का राइट आंसर है 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न 17 का है, जेम्यूल्स का निर्माण किस प्रकार के जनन की विशिष्ट विधि है? तो जेम्यूल्स का निर्माण किस प्रकार के जनन की विशिष्ट विधि है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, अलैंगिक जनन, पैरामीशियम। तो 17 का राइट आंसर है 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, द्विखंडन की प्रक्रिया में जो नए जीवों का निर्माण कितने समान भागों में विभाजित होता है? जो नए जीव का निर्माण होता है तो कितने समान भागों में विभाजित होता है? तो संतति का निर्माण होता है 1, 2, 3, 4। 18 का राइट आंसर है 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ऑप्शन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न अमीबा 19 नंबर प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? बहुकोश के जीव है, द्विकोश के जीव है, एक कोश के जीव है, त्रिकोश के जीव है। जो अमीबा 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक कोश के जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोश के जीव है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, अमीबा का प्राकृतिक आवास क्या है? अमीबा का प्राकृतिक आवास क्या है? नमकीन समुद्री जल, शुष्क रेगिस्तान, मृदु जलीय ताजा जल, गर्म झरने। जो अमीबा का जो प्राकृतिक आवास होता है 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृदु जलीय। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, अमीबा का आकार कैसा होता है? निश्चित, आयताकार, अनियमित, गोलाकार। जो अमीबा का आकार होता है वह अनियमित होता है। तो 21 का राइट आंसर है 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनियमित। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? फ्लैजिला, सिलिया, कूटपाद, टेंटिकल्स। तो 22 का राइट आंसर है 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद कहलाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, कूटपाद कूटपाद अमीबा को किस कार्य में मदद करता है? केवल शोषण में, केवल प्रजनन में, प्रचलन में, उत्सर्जन में। तो 23 का राइट आंसर है 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रचलन में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? बड़े पौधे, छोटे छोटे टुकड़े, एक कोशिका जीव और डायटम, केवल शैवाल, मछलियाँ। जो अमीबा का मुख्य भोजन है, अमीबा का मुख्य भोजन होता है छोटे छोटे टुकड़े और एक कोशिका जीव जैसे डायटम। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, द्विविखंडन के दौरान जो जनक कोशिका पहले किस अंग का विभाजन शुरू करती है? कोशिका द्रव का, कोशिका भित्ति का, केंद्रक का, रिक्तिका का। तो 25 का राइट आंसर है 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले केंद्रकों का विभाजन होता है तब फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के विभाजन में जो जनक कोशिका कई भागों में विभाजित होती है? मुकुलन में, कायिक प्रवर्धन में, द्विखंडन में, बहुखंडन में। तो 26 का राइट आंसर है 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुखंडन। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, वह जीव किसका आकार अनिश्चित है? वह जीव जिसका आकार अनिश्चित होता है और जो द्विखंडन करता है तो वह कौन सा जीव है? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और इसमें द्विखंडन विधि पाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, कोशिका विभाजन एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो राइट आंसर तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 28 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनेसिस। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, तो निम्न में से अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अलिंग जन का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन अलिंग जन का प्रकार नहीं है? विखंडन विखंडन है, कायिक प्रवर्धन भी है, मुकुलन भी है, निषेचन नहीं है। निषेचन नहीं है। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। निषेचन एक क्रिया है, प्रक्रिया है। तो 31 नंबर प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, अमीबा का प्रचलन अंग का नाम क्या है? सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद, कूटपाद जेम्यूल। तो अमीबा का जो प्रचलन अंग होता है वह कूटपाद होता है। तो इसलिए 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन की प्रक्रिया का उदाहरण है? द्विखंडन की प्रक्रिया का उदाहरण है प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, यूग्लिना, यीस्ट। जो द्विखंडन की जो प्रक्रिया का उदाहरण है प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, यूग्लिना, यीस्ट द्विखंडन की प्रक्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर है 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। अगला प्रश्न
33 युगलिना में किस प्रकार का अलिंगी जनन पाया जाता है? युगलिना में किस प्रकार का अलिंगी जनन पाया जाता है? तो युगलिना में जो है बहुखंडन, द्विखंडन, जेमिक्स निर्माण, अपखंडन जो युगलिना में होती है, युगलिना में तो द्विखंडन विधि पाई जाती है। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न, क्या क्या एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? हाँ, नहीं, कुछ केवल कुछ ही की होती है, जानकारी अधूरी है। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। तो एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, तो अलैंगिक जनन के प्रकारों में जो कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके प्रमुख रूप में पाया जाता है? जंतुओं में, पौधों में, एक कोशिकीय जीवों में, सभी जीवों में। जो जो कायिक प्रवर्धन होता है मुख्य रूप से एक कोशिकीय जो पौधों में पाया जाता है। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, कैरियोकाइनेसिस किसका विभाजन है? कैरियोकाइनेसिस किसका विभाजन है? कोशिका द्रव का, कोशिका झिल्ली का, केंद्रक का, रिक्तिका का। तो जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस केंद्रकों का विभाजन है। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक का। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन द्वारा निर्मित दो संतति कोशिका कैसी होती है? द्विखंडन के द्वारा निर्मित जो दो संतति कोशिका कैसी होती है? जो होती है असमान आकार की होती है, समान आकार की होती है, आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, कोई संबंध नहीं होते हैं। तो वो जो है समान आकार की होती है। तो 38 का राइट आंसर है, 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान आकार की। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, जो कहता है बहुविखंडन की प्रक्रिया के दौरान मुक्त केंद्रक विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किस जीव में देखा जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, यूग्लिना में। तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। वाला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? कोशिका भित्ति, पुट्टिका, कुटपा, झिंगुर। जो अमीबा का जो भोजन होता है, अमीबा अपने भोजन को किसी के माध्यम से ग्रहण करता है? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुटपाथ के द्वारा। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, पुट्टो भवन किस जनन का एक प्रकार है? लैंगिक जनन, अलिंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, सयुग्मन। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलिंगिक जनन का एक प्रकार है। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, तो वह अलिंगिक जनन की विधि जिसमें एक जनक का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, क्या कहलाती है? वह अलिंगिक जनन की विधि जिसमें जो जनक शरीर होती है वह कई टुकड़ों में टूट जाता है, वह क्या कहलाती है? बीजाणु जनन, मुकुलन, अपखंडन, पुटी भवन। तो इसका 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपखंडन। अगला प्रश्न जो 43 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन की सूची में जो विखंडन के ठीक बाद कौन सा जनन सूचीबद्ध है? तो विखंडन के ठीक बाद क्या आती है? विखंडन के बाद विखंडन, मुकुलन, पुटी भवन, अपखंडन, कायिक प्रवर्धन। तो पुटी भवन के बाद तो मुकुलन, ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, अलिंग जनन द्वारा उत्पन्न संतति को अलिंग जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति में क्या होती है? शारीरिक आकार में भिन्नता होती है, आनुवंशिक सामग्री में अधिक भिन्नता होती है, आनुवंशिक रूप से समरूपता होती है, आनुवंशिक रूप से असमानता होती है। तो 44 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक रूप से समरूपता होती है। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, कोशिका विभाजन के चरणों में सबसे पहले किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव का, पुट्टिका का, केंद्रक का, कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका विभाजन के चरणों में सबसे पहले केंद्रकों का विभाजन होता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक का। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन का एक उदाहरण पैरामीशियम है, दूसरा उदाहरण कौन सा है? प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, अमीबा, यीस्ट। तो 46 का राइट आंसर है, 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में द्विखंडन विधि पाई जाती है, हाइड्रा में मुकुलन, यीस्ट में मुकुलन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि पाई जाती है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अगला प्रश्न अमीबा का आकार, जो अमीबा को किस प्रकार का जीव बताया गया? बहुकोशिकीय, मृदुजलीय, लवणीय, मरुस्थलीय। तो अमीबा को 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदुजलीय जीव बताया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो 48वां प्रश्न है, तो बहुविखंडन की विशेषता है कि यह केवल दो कोशिकाएं बनाता है, केंद्रक का विभाजन नहीं करता है, कई संतति कोशिकाओं को जन्म देता है, केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जो बहुखंडन जो होती है, बहुखंडन की जो प्रक्रिया होती है, जो बहुखंडन में कई संतति कोशिकाओं को जन्म देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न 49
कोशिका द्रव के विभाजन को क्रमानुसार क्या कहते हैं? कोशिका द्रव के विभाजन के क्रमानुसार को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, विपणन, विखंडन। कोशिका द्रव का विभाजन क्रमानुसार क्या कहते हैं? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनेसिस। अगला प्रश्न, विखंडन को और किस नाम से जाना जाता है? कायिक प्रवर्धन, अपखंडन, कोशिका विभाजन, मुकुलन। तो विखंडन को कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विभाजन। नहीं, पहला प्रश्न, विखंडन क्या है? द्विखंडन और बहुखंडन में 5 महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर, विखंडन अलिंगजन की विधि है जिसमें एकल जनक 2 या 2 से अधिक संततियों में विभाजित होती है तथा नए जीव का निर्माण करती है। इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन कहते हैं। विशेषता, द्विखंडन, बहुखंडन। तो कोशिका विभाजन जो होता है, विभाजन की संख्या, तो जनक कोशिका में 2 समान भागों में विभाजित होती है और जनक कोशिका कई भागों में विभाजित होती है। जो कोशिका विभाजन की संख्या, तो जनक कोशिका जो होती है 2 समान भागों में विभाजित होती है और जनक कोशिका कई भागों में विभाजित होती है। संतति, केवल 2 संतति इसमें केवल 2 संतति निर्माण होता है, इसमें केवल कई संतति निर्माण होता है। और केंद्रक का विभाजन, तो केंद्र को विभाजन केवल एक बार विभाजित होता है, केंद्र को विभाजन कई बार विभाजित होता है, मुक्त विभाजन होता है। और उदाहरण अमीबा पैरामीशियम यूरेनस के ये द्विखंडन का उदाहरण है। बहुखंडन का उदाहरण प्लाज्मोडियम परजीवी। परिस्थिति में होना, सामान्य और अनुकूल परिस्थितियों में होता है यह, और प्रतिकूल परिस्थितियों में पुट्टी एसिस्ट के अंदर होता है। अब अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन बिना चित्र के करते हुए उसका चरणों को समझाइए। उत्तर, अमीबा में द्विखंडन अलिंगजन का एक सामान्य तरीका है जो अनुकूल परिस्थिति में होता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों को पूरी करती है। केंद्रक का खिंचाव और विभाजन कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले जनक अमीबा केंद्रक लंबा शुरू होना होता है। इसके बाद केंद्रक विभाजित करती है और 2 संतति केंद्रकों का निर्माण करती है। कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव सिकुड़ने लगता है और जनक कोशिका झिल्ली के अंदर अंदर की ओर धंसने लगता है। यह संकुचन दोनों संततियों केंद्र के बीच गुजरता है। संततियों के जीवों का निर्माण, कोशिका द्रव पूरी तरह से विभाजित हो जाता है और जिससे 2 नए आनुवंशिक रूप से समान संतति अमीबा का निर्माण होता है। यह दोनों संतति कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन जीना शुरू करते हैं, शुरू कर देती है। बहुखंड, तीसरा नंबर प्रश्न है बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन को उदाहरण से समझाएं। द्विखंडन किस प्रकार का भिन्न है? तो उत्तर है, बहुखंडन अलिंगजन की विधि है जिसमें जनक कोशिका कई भागों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करती है। यह अक्सर प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, जैसे प्लाज्मोडियम। प्रक्रिया है, प्रतिकूल परिस्थिति में जनक जीव एक सुरक्षात्मक भित्ति शिष्ट का बनाता है और भित्ति के भीतर केंद्रक कई बार विभाजित होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण करती है और मुक्त केंद्रक विभाजन। इसके बाद प्रत्येक केंद्रक थोड़ा सा कोशिकीय द्रव जमा होता है और जब अनुकूल परिस्थितियों में लौटती है तो वह पुट्टिका फट जाती है और नई कई संतति जीव मुक्त हो जाते हैं। द्विखंडन से भिन्नता, द्विखंडन में केवल 2 संतति बनती है और केंद्रक केवल एक बार विभाजित होती है, जबकि बहुखंडन में कई संतति बनती है और केंद्रक बार विभाजन होता है। अलिंगजन के प्रमुख 5 प्रकारों को सूचीबद्ध क्रम में समझाइए। तो चौथा नंबर प्रश्न, अलिंगजन के प्रमुख 5 प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए और प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए। उत्तर है, अलिंगजन के प्रमुख 5 प्रकार निम्नलिखित हैं। विखंडन एक एकल जनक कोशिका 2 द्विखंडन या अधिक बहुखंडन संततियों में विभाजित होना। तो विखंडन क्या है? तो एकल जनक 2 या 2 से अधिक कोशिका अधिक संततियों में विभाजित होती है, तो उसे विखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण अमीबा। अगला है मुकुलन। यह जनक शरीर पर कलिका मुकुल का बनना जो विकसित होकर नए जीव से अलग हो जाता है और नए जीव का बनाता है। उदाहरण है यीस्ट। कायिक परिवर्तन पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। उदाहरण से प्याज और आलू। अपखंडन जनक शरीर के कई टुकड़ों में टूट जाता है और जहां प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण विकसित नया जीव बन जाता है, जैसे स्पाइर वगैरह। बीजाणु जनन, यह बीजाणु नामक विशेष संरचनाओं का निर्माण जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देती है, जैसे कवक।
लास्ट नंबर प्रश्न है, अलिंग जन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोशिका विभाजित होने के संदर्भ में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की भूमिका स्पष्ट की। उत्तर, अलिंग जन की विशेषता, एक एकल जनक इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। युग्मक निर्माण की अनुपस्थिति में इसमें युग्मक का निर्माण या संलयन होता है। उत्पादित संततियां आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। तेज जन्म, यह जनन एक तीव्र एवं सरल प्रक्रिया। सूत्री विभाजन, जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन पर आधारित होती है। तो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस की भूमिका, अलिंगी जनन खासकर विखंडन और वास्तव में कोशिका विभाजन के क्रमिक चरणों का पालन करते हैं। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसमें जनक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक पहले विभाजित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों संतति कोशिकाओं में डीएनए को समान प्रकृति पूरी प्रति मिले। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव यह दूसरा चरण है जिसमें केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजित होता है। यह विभाजन केंद्रक के चारों ओर नए कोशिका द्रव को वितरित करता है और अंततः जनक कोशिका को दो से अधिक अलग अलग संतति में कोशिकाओं में बांट देता है। इन चरणों के सहयोग से ही नए पूर्व जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। तो चलिए, हमारा प्रश्न यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना प्रश्न नंबर आया है उसे कमेंट में पिन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कहता है, अलिंगी जनन को परिभाषित कीजिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उत्तर है, एक नंबर प्रश्न का उत्तर है, तो अलिंगी जनन जो जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जनक सिंगल पेरेंट भाग लेता है और इस प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण या संलयन नहीं होता है और उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, तो उसे अलिंगी जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है जो 2 नंबर प्रश्न, विखंडन क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है, विखंडन अलिंगजन की विधि है जिसमें एकल जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक संततियों में विभाजित होता है और नए जीव का निर्माण करता है, तो इसे कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। विखंडन क्या है? विखंडन क्या है? तो विखंडन अलिंगजन की एक विधि है या प्रक्रिया है जिसमें जनक शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नई संतति का निर्माण करती है तथा इसे कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन और बहुखंडन में मुख्य अंतर क्या है? तो 3 नंबर का प्रश्न का उत्तर है, तो द्विखंडन में जनक कोशिका विभाजित होकर केवल 2 समान भागों में नए जीव का निर्माण करती है जैसे अमीबा, जबकि बहुखंडन में जनक कोशिका विभाजित होकर कई भागों में नए जीव का निर्माण करती है जैसे प्लाज्मोडियम। तो 2 नंबर प्रश्न, विखंडन का प्रकार है जिसमें जनक कोशिका 2 समान भागों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करती है, उसे द्विखंडन कहते हैं। और बहुखंडन जिसमें जीव 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नई संतति का निर्माण करते हैं जैसे प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, कोशिका विभाजन के 2 मुख्य चरण कौन से हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? कोशिका विभाजन के 2 मुख्य चरण कौन से हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? 4 का उत्तर है, तो कोशिका विभाजन 2 क्रमिक चरणों में होता है। पहला है केंद्र का विभाजन जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कोशिका द्रव का विभाजन जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है, कैरियोकाइनेसिस क्या है? तो कैरियोकाइनेसिस कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और यह विभाजन कोशिका द्रव के विभाजन साइटोकाइनेसिस से पहले होता है। जो कैरियोकाइनेसिस होती है, तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? तो कैरियोकाइनेसिस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। यह विभाजन कोशिका द्रव के विभाजन से पहले होता है।
अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, अमीबा और पैरामीशियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है, इसके एक उदाहरण दीजिए। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन विधि पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन विधि पाया जाता है। इसके उदाहरण है जैसे अमीबा। अमीबा अनियमित होता है और इसमें द्विखंडन की विधि पाई जाती है। पैरामीशियम इसका अनुप्रस्थ इसमें अमीबा में द्विखंडन विधि पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है, बहुखंडन का एक उदाहरण दीजिए और बताइए कि यह किस परिस्थिति में होता है। तो उत्तर है 7 का उत्तर है। तो बहुखंडन का एक प्रमुख उदाहरण है प्लाज्मोडियम परजीवी, जो मलेरिया रोग का कारक है। यह विभाजन प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सुरक्षात्मक भित्ति शिष्ट के भीतर हो सकती है। तो बहुखंडन क्या है, एक प्रमुख बहुविखंडन ये होती है। एक प्रमुख उदाहरण प्लाज्मोडियम परजीवी है, जो मलेरिया रोग का कारक है। सॉरी, बहुखंडन का प्रमुख उदाहरण प्लाज्मोडियम परजीवी है, जो मलेरिया रोग का कारक है। यह विभाजन प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षात्मक भित्ति शिष्ट के भीतर हो सकता है। अगला नंबर प्रश्न है, क्लोन किसे कहते हैं। उत्तर है, अलैंगिक जनन के परिणामस्वरूप उत्पन्न संतति जो आकार की आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन के परिणामस्वरूप जो उत्पन्न संतति होते हैं, आकार की एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, तो उसे क्लोन कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, अमीबा को प्राकृतिक मृत्यु के लिए अपवाद क्यों माना जाता है। अमीबा को प्राकृतिक मृत्यु के लिए अपवाद क्यों माना जाता है। 9 का उत्तर है, अमीबा एक कोशीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशीय जीव है, तो द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अमीबा में द्विखंड जनन होता है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशीय जीव है, जिसमें द्विखंडन विधि होता है। और जनन के दौरान इसका पूरा जनक जो शरीर होता है, और जनन के दौरान इसका पूरा जनक शरीर 2 संततियों में विभाजित हो जाता है। जनन के दौरान उसका जो संतति कोशिका है, जो संतति कोश 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे उसका कोई अवशेष नहीं बचता है। इस कारण से कुछ इसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। प्राकृतिक मृत्यु के लिए अपवाद माना जाता है, क्योंकि इसका शरीर नष्ट नहीं होता है, बल्कि 2 नए जीवों में रूपांतरित हो जाता है। फिर से 9 नंबर प्रश्न, अमीबा को प्राकृतिक मृत्यु के लिए अपवाद क्यों माना जाता है। उत्तर है, अमीबा एक कोशिका जीव है जो द्विखंडन द्वारा जनन करता है। जनन के दौरान इसका पूरा जो जनक शरीर 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिससे इसका कोई अवशेष नहीं बचता है। इसका कारण है इसे प्राकृतिक मृत्यु के लिए अपवाद माना जाता है, क्योंकि इसका शरीर नष्ट नहीं होता है, बल्कि 2 नए जीवों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ये एक कोशिका जीव है। अमीबा एक कोशिका जीव है, जिसमें द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, और इसका जो जनक शरीर है 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, जिससे कोई अवशेष नहीं बचता है, जिस कारण से इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, और इसलिए अपवाद माना जाता है, क्योंकि इसका शरीर नष्ट नहीं होता है, बल्कि 2 समान भागों में रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पुटी भवन क्या है। पुटी भवन 10 नंबर प्रश्न है, पुटी भवन क्या है। पुटी भवन क्या है। उत्तर है, पुटी भवन एक प्रक्रिया है जिसमें अमीबा जैसे जीव प्रतिकूल परिस्थिति में, जैसे सूखा भोजन की कमी, अपने चारों ओर की सुरक्षात्मक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा कर सकें। पुटी भवन क्या है, तो पुटी भवन एक प्रक्रिया है जिसमें अमीबा जैसे प्रतिकूल परिस्थिति हो, जो अमीबा जैसे जीव प्रतिकूल परिस्थिति में जैसे सूखे और भोजन की कमी में अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा मिल सके। तो इसी प्रक्रिया को पुटी भवन कहते हैं। अगला प्रश्न, मुकुलन से आप क्या समझते हैं। मुकुलन 11वां प्रश्न है, मुकुलन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, मुकुलन अलिंगजन की विधि है, जिसमें जनक शरीर का एक छोटा सा उभार विकसित होता है। यह उभार आकार में बढ़ता है और पूर्ण विकसित होकर जनक शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, जैसे हाइड्रा। जो मुकुलन होता है, मुकुलन क्या है, एक अलिंगजन की विधि है, जिसमें जनक शरीर से एक छोटा सा उभार विकसित होता है, तथा यह उभार बढ़ता है और पूर्ण विकसित होकर जनक शरीर से अलग होता है, तथा नए जीव का निर्माण करता है। तथा इसके उदाहरण है, जैसे इसका उदाहरण है हाइड्रा में यीस्ट। अगला प्रश्न है,
कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है? कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है, इसका महत्व क्या है? तो 12 का उत्तर है कायिक प्रवर्धन प्रमुख रूप से उच्च पादपों में पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन प्रमुख रूप से उच्च पादपों में पाया जाता है। इसमें पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती जैसे नई पादप का निर्माण होता है। इसका महत्व यह है कि इससे बीज रहित पादपों को उगाया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है, इसका महत्व क्या है? जो कायिक प्रवर्धन या उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है तथा इसमें पादप के कायिक भाग, जड़, तना तथा पत्ती से नए भाग का निर्माण किया जा सकता है। और इसका महत्व है जिसमें बीज रहित पादपों में कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप का निर्माण किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है अपखंडन। 13 नंबर प्रश्न, अपखंडन को परिभाषित करें। उत्तर है अपखंडन एक अलिंगी जन की विधि है। अपखंडन अलिंगी जन की विधि है जिसमें जनक का शरीर को कई छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ टुकड़ा विकसित होकर नए जीव को जन्म देती है, जैसे स्पाइरो वगैरह। ठीक है, अपखंडन क्या है? एक अलिंगजन की विधि है। अलिंगजन की विधि है जिसमें जनक शरीर कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा जो खोया हुआ भाग है तो नए जीव में विकसित हो जाता है, तो उसे अपखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है बीजाणु जनन क्या है? 14 नंबर प्रश्न है बीजाणु जनन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है? उत्तर है बीजाणु जनन अलिंग जन की विधि है। बीजाणु जनन क्या है? एक अलिंग जन की विधि है। अलिंग जन की विधि है जिसमें जीव विशेष सूक्ष्म संरचनाओं जिन्हें बीजाणु कहते हैं का निर्माण करता है और ये बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, जैसे कवक। बीजाणु जनन क्या है? तो बीजाणु जनन अलिंग जन की विधि है जिसमें जीव विशेष सूक्ष्म संरचनाओं से जिन्हें बीजाणु कहते हैं का निर्माण करता है। इसमें विशेष सूक्ष्म संरचना जैसे बीजाणु का निर्माण करता है और ये बीज अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे कवक। अगला प्रश्न है जेम्यूल्स का निर्माण क्या है और यह किस जीव की विशेषता है? जेम्यूल्स का निर्माण क्या है और यह किस जीव की विशेषता? उत्तर है जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में पाई जाने वाली जेम्यूल्स का निर्माण जो है स्पंज में पाई जाने वाली अलिंगजन संरचना की विशिष्ट विधि है। जेम्यूल्स स्पंज के अतिरिक्त मुकुलन होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा करते हैं और अनुकूलन के दौरान आने पर स्पंज को जन्म देते हैं। जेम्यूल्स निर्माण क्या है और यह किस जीव की विशेषता है? जेम्यूल्स निर्माण जो है जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में पाई जाने वाली अलिंगजन संरचना है। अलिंगजन की विशिष्ट विधि है। तो जेम्यूल्स किसमें बनते हैं? स्पंज में बनते हैं। जेम्यूल्स जो स्पंज के अतिरिक्त मुकुलन होते हैं, जेम्यूल्स स्पंज के आंतरिक मुकुलन होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में पर आ जाने पर स्पंज को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है अमीबा के प्रचलन अंग। अमीबा के प्रचलन अंग का नाम और कार्य लिखें। अमीबा का प्रचलन अंग का नाम और कार्य लिखें। तो अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद या आभासी पैर कहते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद या उसे आभासी पैर भी कहते हैं। इसका कार्य ये अमीबा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रचलन गति में मदद करते हैं और साथ ही भोजन ग्रहण करने में फैगोसाइटिस में भी सहायता करते हैं। भोजन को ग्रहण करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो प्रचलन में सहायता प्रदान करते हैं और भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है अलिंगी जन की सूची में मुकुलन, विखंडन और कायिक प्रवर्धन के अलावा कोई दो अन्य प्रकार बताइए। अपखंडन और बीजाणुजन। और बहुखंडन में मुक्त केंद्रक विभाजन का अर्थ क्या है? तो बहुखंडन में 18वें प्रश्न का उत्तर है बहुखंडन में जनक कोशिका के भीतर केंद्रक कोशिका द्रव का केंद्रक और कोशिका द्रव का विभाजन हुए बिना बार बार विभाजित होती है, जिससे एक कोशिका के भीतर कई केंद्रक बन जाते हैं। एक कोशिका के अंदर कई केंद्रक बन जाते हैं तथा इसे मुक्त केंद्रक विभाजन कहते हैं, जिसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो बहुखंडन में जो जनक कोशिका के भीतर केंद्रक और कोशिका द्रव का विभाजन हुए बिना बार बार विभाजित होती है, जिससे कोशिका के भीतर कई केंद्रक बन जाते हैं। एक समय अवधि में इसमें जो होते हैं मुक्त केंद्रक विभाजन होता है, जिसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अगला प्रश्न द्विखंडन के लिए उदाहरण देने वाले किन्हीं दो एककोषीय जीवों के नाम लिखें। अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना। अगला प्रश्न है अलिंगी जनन को कोशिका विभाजन क्यों कहा जाता है? अलिंगी जनन को कोशिका विभाजन क्यों कहा जाता है?